हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद फॉल्स फीट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्यूडोपोडिया। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकी केंद्रक युक्त प्राणी है जो तालाबों, पोखरों, नदियों, झरनों के स्थिर एवं ताजे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहरी सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं जिन्हें कूटपाद कहते हैं। यह संरचना अमीबा का प्रचलन अंग है एवं जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? ऑप्शन डी, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। इसके कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है और ये गोलाकार होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो सही इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। ये कथन गलत है। वर्ग इंसेक्टा कीट के प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर नहीं होते, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। यह संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। फार्माविजन 2020 भारत को किसमें अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है? औषधि निर्माण में। फार्माविजन 2020 भारत को औषधि निर्माण में अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम है। इस विजन के अनुसार भारत को दवाइयों के निर्माण में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने का मौका मिलेगा। 21 दिसंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 70वें भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए फार्माविजन 2020 की उद्घोषणा की। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड या पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बंध एक ऐसा बंध है जिसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ा रहता है। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण। नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण का पता लगाने के लिए कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रति 100 मिलीलीटर पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई की उपस्थिति की जांच की जाती है। ऐसे एमिनो एसिड जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हों उनको क्या कहा जाता है? बेसिक एमिनो एसिड कहा जाता है। बेसिक एमिनो एसिड। ऐसे एमिनो एसिड जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हों, अधिक उपस्थित हों, उनको बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। NH2 की तुलना में COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अम्लीय अमीनो अम्ल। NH2 अमीनो समूह का pH मान 9 से 10 के आसपास होता है, जबकि COOH कार्बोक्सिल समूह का pH मान लगभग 2 होता है। अतः NH2 की तुलना में COOH बहुत अधिक अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? आलू। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। इस रोग से आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगेती झुलसा रोग का प्रकोप निचली पत्तियों से प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप गहरे भूरे रंग के कुंडलाकार छल्लेनुमा धब्बे बनते हैं जो बाद में बीज से टूट जाते हैं। प्रभावित पत्तियां शाखाओं से टूटकर गिर जाती हैं, जिससे फसल अत्यंत प्रभावित होती है। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंगन का छोटा पत्ता। दिए गए विकल्पों में बैंगन का छोटा पत्ता माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जबकि अन्य शेष विकल्पों में दिए गए रोग विषाणुओं के कारण होते हैं।
मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए अट्राजीन। अट्राजीन नामक कीटनाशक का प्रयोग मक्के के उगने से पहले इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। अट्राजीन का प्रयोग गन्ने की फसल लगाने के पूर्व भी किया जाता है। किसकी कमी के कारण फल चटकता है या फटता है? सही जवाब ऑप्शन बी बोरान की कमी के कारण। बोरान की कमी के कारण फलों के आकार लेने पर बाहर की त्वचा में पारगम्यता यानी लचीलापन जरूरी है, जिससे फल ठीक तरह से विकसित होता है। लेकिन बोरान की कमी से त्वचा में कठोरता आ जाती है, जिससे फल फट जाते हैं। पौधों में जिंक की कमी होने पर ऑक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। फलों में वृद्धि रोधक हार्मोन की अधिकता के फलस्वरूप भी फट जाते हैं। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी जिंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण होती है। यह नींबू के लीफ माइनर पर्ल सुरंगक कीट के द्वारा फैलता है। कैंकर सूक्ष्म घाव अथवा धब्बे के रूप में शुरू होता है और पीले ऊतकों से घिरा होता है तथा यह 2 से 10 मिलीमीटर व्यास तक पहुंच जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? भंडारण में O2 की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। भंडारण के दौरान उच्च तापमान के कारण आलू में ऑक्सीजन की कमी या CO2 के अधिक संचयन के कारण ब्लैक हार्ट होता है। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें मध्यम श्रृंखला कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड श्रृंखला कहा जाता है। मध्यम ट्राइग्लिसराइड श्रृंखला। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, MCT कहते हैं। मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड के प्रकार हैं, जिनमें 6 से 12 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कई गुणों से भरपूर यह तेल स्वास्थ्य परक फायदों के पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसकी वसा शरीर में संग्रहित नहीं होती। काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन बी फूल गोभी। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी परिवार के पौधे आवर्त बीजी द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। सरसों, ब्रोकोली, फूल गोभी, शलजम आदि इस परिवार की प्रमुख फसल हैं। में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, किसमें? जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा का कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 30% से अधिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए वसा से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कुल ऊर्जा के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी विसरण। जल चक्र में पानी का भाप बनना एक क्रिया है, जिसमें वाष्पीकरण, वर्षण, वाष्पोत्सर्जन एक भाप बनाने की प्रक्रिया शामिल है, जबकि विसरण नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैक्टोज इंटॉलरेंस एक सामान्य पाचन समस्या है, जिसमें छोटी आंत में दुग्ध पदार्थ में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज का पाचन बाधित हो जाता है। वैसे यह समस्या नुकसान रहित है, परंतु यह काफी असहनीय होती है। इसके कारण डायरिया या गैस बनने की समस्या हो सकती है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास न्यूक्लियस और अन्य झिल्ली बाध्य ऑर्गेनियल्स नहीं हैं। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोनिंग। डाली एक मादा घरेलू भेड़ थी और प्रतिरूपण क्लोनिंग हस्तांतरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक वयस्क सोमैटिक सेल से क्लोन की गई पहली स्तनधारी पशु थी डॉली। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? वसा का। वसा अवयव का सबसे अधिक सकल कैलोरीफिक मान होता है। वसा का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है, जो सबसे अधिक है। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है पोटेशियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज सोडियम तथा पोटेशियम है। सोडियम का प्रमुख स्रोत खाने वाला नमक, जबकि पोटेशियम का प्रमुख स्रोत मांस, दूध, साबुत अनाज, ताजे फल व सब्जियां हैं। मनुष्यों के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, केशिकास स्तवक। दोस्तों, केशिकास स्तवक का कार्य ग्लोम्युलर फिल्टर का उत्पादन करने के लिए प्लाज्मा फिल्टर करना है, जबकि बाकी 3 श्वसन प्रक्रिया में काम आती हैं। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन मत्स्य वर्ग का प्राणी है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। यह अपने बच्चे को अंडे के माध्यम से जन्म देती है। यह अपने शरीर के अंदर ही अंडे को सेती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1600 से 2400 कैलोरी। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक विभिन्न उम्र समूह के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन निम्नलिखित कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। दिए गए विकल्पों में संतुलित आहार में भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, प्रोटीन से 3.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तथा वसा से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2500 कैलोरी। एक वयस्क सक्रिय व्यक्ति को लगभग 2500 कैलोरी युक्त ऊर्जा वाला भोजन आवश्यक है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। पौधों की पत्तियों या अन्य वायवीय भागों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वात रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा पानी का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ओरोबंचे। परजीविता पूर्ण, टोटल या आंशिक पार्षल हो सकती है। पहला जीवन पर्यंत पोषण पर परजीवी बनकर रहता है और पूर्णतः निर्भर होता है, जबकि दूसरा पोषण पर केवल आंशिक रूप से निर्भर रहता है और स्वतंत्र जीवन की प्रवृत्ति दर्शाता है। विशेष शरीर भाग के आधार पर परजीवी को तना, जड़ और पर्ण परजीवी के रूप में श्रेणीगत किया गया है। कुस्कुटा, अमर बेल के पौधे पूर्णतः तना परजीवी होते हैं, जबकि ओरोबंचे, रेफलिसिया, बेलेनोफ्रेरा आदि के पौधे पूर्ण रूप से
पूर्ण जड़ परजीवी होते हैं, पूर्ण जड़ परजीवी होते हैं। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम की पहचान करें। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेसबानिया एक्यूलेटी। स्टेम नोडुल्टिंग लेग्यूम तने पर गांठ लगाने की विधि के अंतर्गत सेसबानिया एक्यूलेटी सम्मिलित है। इसे ढैंचा भी कहते हैं। हरी खाद के रूप में ढैंचा का उपयोग किया जाता है। इस फसल का इस्तेमाल ऊसर जमीन को सुधारने में किया जाता है। इसकी छाल से रस्सियां बनाई जाती हैं। तरल नाइट्रोजन में 190 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रायो संरक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन ऐसी तकनीक है जिसे पौधे या जानवर के जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य को लगभग 196 डिग्री अर्थात द्रव नाइट्रोजन के अति कम ताप पर रखते हैं। इस अति कम ताप पर कोशिकाओं की सभी उपापचयी क्रियाएं रुक जाती हैं। अतएव इस तकनीक से जनन द्रव्य को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। खरपतवार फलारिस, खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खरपतवार फलारिस माइनर ग्रैमीनी कुल के अंतर्गत आता है। यह खरपतवार गेहूं की फसल को प्रभावित कर देता है। इस खरपतवार की गहनता इतनी अधिक होती है कि गेहूं की फसल उगाना असंभव हो जाता है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पोस्ता से। हेरोइन को डाई एसिटिल मार्फिन भी कहा जाता है। हेरोइन को मार्फिन एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराकर बनाया जाता है। मार्फिन अफीम में पाया जाने वाला एक क्षारीय पदार्थ है जिसे पोस्ता पौधे के बिना पके हुए फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। कपास में स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चूसक कीट। कपास के पौधों में स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूसक कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। स्टेम एप्लीकेशन एक पर्यावरण हितैषी एवं लागत प्रभावी तकनीक है। दो या दो से अधिक लोकाई के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस नाम से जाना जाता है, एपिस्टासिस के नाम से, एपिस्टासिस। कभी कभी अलग अलग लोकाई पर स्थित दो जोड़ी स्वतंत्र जीन जो एक दूसरे के युग्म विकल्पी नहीं होते, जीव के एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि एक जीव दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। इस घटना को प्रबलता एपिस्टेसिस कहते हैं। पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर E.J. बटलर। फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक डॉक्टर एडविन जॉन बटलर हैं। एक कीट की रक्त शर्करा है, एक कीट की रक्त शर्करा है ट्रेहालोज। ट्रेहालोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो मुख्यतः कीटों, शैवालों, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? सही जवाब ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। गाजर घास पार्थेनियम एक जहरीला खरपतवार है। यह आयातित गेहूं से आने वाली प्रजाति है। पार्थेनिन नामक हानिकारक रसायनों की उपस्थिति के कारण इसके जहरीले खरपतवारों की सूची में रखा गया है। बहुत अधिक बीजोत्पादन के कारण इसका नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस रखा गया है। पार्थेनियम को जाइगोग्रामा बिकोलोराटा या मैक्सिकन बीटल का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए और सी। दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन प्राकृतिक का उपयोग तृणनाशक हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। साथ ही सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रयोग भी फसलों में खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प ए एवं सी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। पीएच पानी की अम्लीयता या क्षारकता का मापक है। यह 0 से 14 के रेंज में होता है। पीएच मान 7 से कम अम्लता का तथा पीएच मान 7 से अधिक क्षारकता का सूचक है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है।
पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी और डी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फ्लोराइड रिसर्च के अनुसार भारत में पीने के पानी में फ्लोराइड की 0.5 ppm मात्रा, पूर्व में 1.0 ppm सिफारिश की जाती है। WHO के अनुसार यह मात्रा 0.5 ppm है। USPHR के अनुसार यह मात्रा 0.7 ppm है। यह मात्रा क्षेत्रीय जलवायु दशाओं पर भी निर्भर करती है। गर्म प्रदेशों में यह मात्रा कम होती है। पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जो दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी और सी। ICAR के अनुसार पौधों की वृद्धि के लिए 17 तत्व अनिवार्य माने जाते हैं। उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल तत्व हैं जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन एवं कोबाल्ट। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन डी टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जबकि सिरका में एसिटिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड तथा इमली में टार्टरिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक खेत टीके की खोज की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। वे यूके के निवासी थे। वित्तीय वर्ष 2018 में भारत से फार्मा निर्यात कितना था? सही जवाब है ऑप्शन डी। वित्तीय वर्ष 2018 में भारत से फार्मा निर्यात 17.27 बिलियन US डॉलर था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक है। इसकी खोज वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए जरायुज वाइपरस या जरायुज जानवर। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवर कहते हैं। जरायु गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों को जरायुज कहते हैं तथा अंडे से जन्म देने वाले जीवों को अंडज कहते हैं। मानव एक जरायुज प्राणी है। सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण निम्नलिखित किस राज्य के अस्पताल में आयोजित किया गया था? केरल में। सितंबर 2017 में एशिया का पहला दोनों ऊपरी बाहों का सफल प्रत्यारोपण अमृता हॉस्पिटल कोच्चि केरल में 19 वर्षीय श्रेया सिद्धाना गौड़ा का ऑपरेशन डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1966 में हुई थी तथा भारत में इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं जो हाथ और बर्तन को धुलने के बाद भी प्याज की एक सामान्य गंध छोड़ जाते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन, पानी आना इत्यादि सल्फर यौगिक के कारण ही होते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। इनमें से कौन उड़ सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए हॉर्नबिल उड़ता है। यह छोटे आकार एवं लंबी चोंच वाला पक्षी है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। पेंगुइन पानी में तैरता है तथा धरती पर चल सकता है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता। एमू एक बड़े आकार का पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पेड़ के वार्षिक छल्लों को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है।
पेड़ में प्रत्येक वर्ष एक नए छल्ले का निर्माण होता है। इन्हीं छल्लों को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, तना। हल्दी तने का रूपांतरित रूप है। हल्दी का प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का। दोस्तों गुड़हल एक महत्वपूर्ण पुष्पीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। इस परिवार के अन्य सदस्यों में कोको, कपास, भिंडी और गोरच्छी आदि प्रमुख हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन का। दही एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज का किण्वन फर्मेंटेशन करके उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसे दही के रूप में बदल देता है और दही को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल नारंगी, संतरा और नींबू आदि में, मौलिक अम्ल सेब में व लैक्टिक अम्ल दही खट्टे दूध में पाया जाता है। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। समस्त कीटों को इंसेक्टा या कीट वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ये जलीय, स्थलीय या वायवीय होते हैं। इनमें आदर्श रूप से 3 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें श्वसन शाखान्वित ट्रैकी द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एटीपी। वर्ष 1954 में अर्नोन, एलन और वाटले ने प्रकाश द्वारा एडीपी से उच्च ऊर्जा युक्त एटीपी के निर्माण को फोटो फास्फोरायलेशन नाम दिया। क्लोरोफिल की सहायता लेते हुए प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से जल को विभाजित किया जाता है, जिससे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं। सक्रिय क्लोरोफिल प्लस 4H2O, सामान्य क्लोरोफिल प्लस 4H प्लस 4OH इस क्रिया में स्वतंत्र हाइड्रोजन अस्थायी रूप से NADP द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ADP से ATP और NADP से NADPH प्लस H के बनते हैं। बनते ही पौधों के भोजन निर्माण की क्रिया में प्रकाश की भूमिका समाप्त हो जाती है। प्रकाश की सहायता से बने ये उत्पाद ही भोजन निर्माण के अगले चरण में काम आते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने वर्ष 1905 में ही ये बता दिया था कि इस भोजन निर्माण क्रिया के 2 चरण हैं। पहला प्रकाश प्रतिक्रिया और दूसरा अंधकार प्रतिक्रिया। अंधकार क्रियाएं एंजाइम द्वारा संपन्न होती हैं, अतः इनमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज नामक शर्करा है। शहद में इसकी मात्रा लगभग 39.2% होती है। शहद के अन्य घटक ग्लूकोज 32.9%, सुक्रोज 2.3% व अन्य शर्करा 8.5% हैं। इसमें जल की मात्रा लगभग 17% होती है। 1% अन्य गौण घटक होते हैं। ध्यातव्य है कि उपर्युक्त घटक FAO के अनुसार माध्य प्रतिशत के रूप में है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, रेयान एक पुनर्निर्मित सेलुलोज फाइबर है जो पौधी स्रोतों से निर्मित होता है। इनका विकास रेशम के विकल्प के रूप में किया गया था। रेयान मानव निर्मित प्रथम फाइबर है। अन्य सुमेलित हैं। ऊन एक प्रोटीन है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। औद्योगिक अभिसालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है लखनऊ में। औद्योगिक अभिसालता विज्ञान शोध केंद्र इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना 1965 में लखनऊ में हुई। यह विश्व विज्ञान के आला क्षेत्रों में शोध संचालित करती है। इसमें औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी रसायनों के मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव एवं वायु, जल तथा मिट्टी में प्रदूषकों के पर्यावरण संबंधी अनुवीक्षण सम्मिलित हैं। प्रयोगशाला का आदर्श वाक्य मोटो है पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उद्योग के सेवार्थ।
ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों में वृद्धि की दर मापने में किया जाता है। MRI निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह एक परीक्षण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग ऊर्जा का प्रयोग कर शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचनाओं का चित्र प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिक ने। दोस्तों, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक जी बेंटिक एवं जॉन मैक्लेओड ने संयुक्त रूप से की थी। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1927 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि इंसुलिन की खोज से चार्ल्स बेस्ट भी जुड़े थे। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी की प्रक्रिया में महिला की डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। इससे अंडाशय में बनने वाले अंडे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते तथा शुक्राणु के संपर्क में नहीं आते। इस प्रक्रिया को महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। परिवार नियोजन का यह एक स्थायी समाधान है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। एक वयस्क बिल्ली में कुल 30 दांत होते हैं, जिसमें 4 चवरण, 10 अग्रचवरण, 4 रदनक, 12 कृदंत या छेदक होते हैं। बिल्ली के ऊपरी जबड़े में 16 दांत, 2 चवरण, 6 अग्रचवरण, 2 रदनक तथा 6 कृदंत तथा निचले जबड़े में 14 दांत, 2 चवरण, 4 अग्रचवरण, 2 रदनक तथा 6 कृदंत होते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज है? दोस्तों, प्रश्नगत विकल्पों में से चना भ्रूणपोषी बीज नहीं है, जबकि एरंड, मक्का तथा चावल भ्रूणपोषी बीज हैं। भ्रूणपोषी बीज वह होते हैं जिनके परिपक्व बीज में भ्रूणपोष होता है। यह मांसल तैली भ्रूण को चारों ओर से घेरने वाला होता है और एकमात्र खाद्य भंडारण अंग के रूप में कार्य करता है। गैर भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है तथा इनमें बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। इस प्रश्न का हिंदी अनुवाद करने पर उपयुक्त प्रश्न के 3 विकल्प A, B और C सही होंगे। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुक लंग्स। विभिन्न प्रकार की मकड़ियों में भिन्न भिन्न प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। कुछ में बुकलंग्स तथा कुछ में नालवत ट्रैकिया पाया जाता है। कुछ मकड़ियों में ट्रैकिया के साथ साथ बुकलंग्स भी पाया जाता है। कुछ मकड़ियों में चलनी ट्रैकिया पाया जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में बुकलंग्स एक विकल्प है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पोरीफेरा। स्पंज गुहा पोरीफेरा जंतु संघ के जीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह प्राणी जगत के एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो कि चल फिर नहीं सकते। इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है जिसमें नलिका तंत्र पाया जाता है, जैसे यू स्पंजिया, ल्यूकोसोलिनिया आदि। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? दोस्तों, प्रश्न में मताऊ, बलूची तथा गोरी बकरी की नस्लें नहीं है, जबकि बीटल बकरी की नस्ल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीटी स्कैन में उपयोग होता है एक्सरे, ऑप्शन बी। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा जैविक प्रक्रिया में सरल पदार्थ में अपघटित हो जाते हैं। लकड़ी, जानवरों की हड्डियां, कपास आदि जैव निम्नीकरणीय सामग्रियां हैं। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित कौन सा हिस्सा शामिल होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्तियां। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधों की पत्तियां भाग लेती हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णरंध्र द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है। पौधों की पत्तियों से जल की यह हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्ती एवं तना से पौधों के अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के तापमान वृद्धि को नियंत्रित करता है।
एक्वीफर जलभृत क्या है? एक्वीफर जलभृत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र जलभृत एक्वीफर कहलाता है, या भूमिगत कठोर चट्टानों के अपक्षायित विभंगों एवं संधियों में बलुई चट्टानों के अंतःकरणीय स्थानों एवं परतदार चट्टानों के अंतर परत में पाया जाता है। इन सभी चट्टानों को जिनमें भूमि जल पाया जाता है जलभृत या एक्वीफर कहते हैं। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरेनकाइमा। एक पौधे की पत्ती में पेरेनकाइमा प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। जाइलम एवं फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतक हैं। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र। केसर एक मसाला है जिसे क्रोकस सैटाइविस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त करते हैं। केसर को कुमकुम, जाफरान या सैफरान भी कहते हैं। मशरूम किसके उदाहरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, फंजाई, कवक के। मशरूम एक प्रकार का कवक है, यह एक मृतोपजीवी जीव है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ के बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं अनाज कहलाते हैं। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं अनाज कहलाते हैं। उसके अंतर्गत गेहूं, धान जैसी खाद्य फसलें आती हैं। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है प्रोमोटर कहलाता है। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला प्रारंभन स्थल, दूसरा समापक स्थल, तीसरा संरचनात्मक जीन। जहां से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है उसे प्रारंभन स्थल कहते हैं, जिसके पहले प्रोमोटर स्थल होता है। इस स्थल से आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की एक अवस्था है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंतः पदार्थ पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे साइट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब ने इसके बारे में पता लगाया। केचुए का उत्सर्जी अंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है। यह केचुए के शरीर में द्रव की मात्रा तथा उसके कंपोजिशन को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है एटीपी। एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसी कोशिका के जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करने वाली आधारभूत इकाई है। इसी कारण इसे ऊर्जा की मुद्रा या सिक्का कहा जाता है। पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। ऑप्शन डी। पौधों में जल और खनिज लवण मृदा से अवशोषित होकर जड़ों के जाइलम में पहुंचता है। जाइलम में जल की सांद्रता मृदा में उपस्थित जल से अधिक होती है। इसी कारण मृदा से जाइलम में जल का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता परासरण कहलाता है। वायुकोश उपस्थित होते हैं जलोद्भिद। दोस्तों जलोद्भिद पौधों में वायुकोश उपस्थित होता है जिसके कारण पौधे जल में तैरते रहते हैं। वायुकोश की उपस्थिति से यह जल से हल्का हो जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है? निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यूट्रिकुलेरिया। कुछ पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं बनाती हैं जिनकी सहायता से वे कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय पौधा है जिसकी कुछ पत्तियां फूलकर थैलीनुमा संरचनाएं बनाती हैं और कीड़ों को अंदर फंसा लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीकम पाचन के काम आता है? तो सही जवाब होगा सेलुलोज के पाचन के। शाकाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है। सीकम में सेलुलोज पाचक बैक्टीरिया पाई जाती है जो सेलुलोज को पचाने में सहायक है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिका में आए हुए किसी बाहरी पदार्थ को निगलकर यह कोशिका को स्वच्छ रखता है।
कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीज आवरण अपारगम्यता। कुछ बीज जैसे रास्पबेरी, ब्लैकबेरी के बीज आवरण जल के लिए अपारगम्य होते हैं, अतः वे प्रकृति में स्वतः अंकुरित नहीं होते। जब ये बीज पक्षियों के आहार नाल से होकर गुजरते हैं तो अम्लीय पाचक रसों के प्रभाव से इनका बीजावरण कमजोर हो जाता है, जिसके बाद वह जल के लिए पारगम्य हो जाता है और उसमें अंकुरण संभव हो जाता है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बीटी कपास। बीटी काटन आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम एकमात्र फसल है जिसे भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया। इसे वर्ष 2002 में अनुमोदित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बीटी कपास। भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर जारी प्रथम पौधा बीटी कपास है। भारत सरकार ने वर्ष 2002 में इसे अनुमति दी। बीटी कपास को अमेरिका स्थित एग्रोकेमिकल मल्टीनेशनल मोनसेटो द्वारा विकसित किया गया था। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरण के द्वारा। पादपों में स्थानांतरण प्रक्रिया जाइलम वाहिकाओं द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बाद पत्तियों के ऊतकों में जल की कमी हो जाती है तब जाइलम वाहिकाएं तनों व शाखाओं से पानी खींचती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें तिरकच्छी हृदय पाया जाता है। गर्म रक्त का पाया जाना, त्वचा में बालों के साथ साथ पसीने और तेल की ग्रंथियों का पाया जाना तथा जीवित शिशु का पैदा करना आदि स्तनधारियों की विशेषता है, परंतु तिरकच्छी हृदय का मिलना स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। इनमें हृदय 4 कोष्ठी होता है जिसके अगले भाग में दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा पिछले भाग में दायां निलय एवं बायां निलय होता है। मानव हृदय हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शेर की। शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की तुलना में अधिक होती है तथा ताकि सेलुलोज का पाचन किया जा सके, अतः दिए गए विकल्प में मांसाहारी होने के कारण शेर में छोटी आंत बहुत छोटी होती है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे किससे प्राप्त किया जाता है? इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है, इसे लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है। अम्लीय विलयन में मिलने पर लिटमस का रंग लाल और क्षारीय विलयन में मिलने पर नीला हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल एवं क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मल संबंधी पदार्थ। एशेरिकिया कोलाई ई कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थों के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्वसन। श्वसन प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। श्वसन की प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है। इसके परिणाम स्वरूप भोज्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटन होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।